बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कही अनकही के साथ वजी अहमद सिद्दीकी आपकी खिदमत में हाजिर है। दयार गैर में अरशद शरीफ का कत्ल एक नहायत अफसोसनाक अंदोहनाक वाक़या है और इसकी जितनी भी मज़म्मत की जाए कम है और हमें इस पर नहायत अफसोस है। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अरशद शरीफ जो दुबई और लंदन में मुकीम थे, पाकिस्तान से मुक़दमात की वजह से, एक खौफ की वजह से वो गए और फिर लंदन और दुबई ज़्यादा महफूज थे या कीनिया? किसने उनको इस सूरत हाल में कीनिया जाने का मशवरा दिया? सवाल ये पैदा होता है, वो कौन था जो उनको कीनिया ले गया? ये सारी चीज़ें, और मेरा ये ख़्याल है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए बहुत ज़बरदस्त तरीक़े से, इसलिए कि कीनिया जो मुल्क है वो बिल्कुल इंसानी हुकूक़ के हवाले से उसकी सूरत हाल बहुत ख़राब है और माफिया वहाँ बहुत है, ड्रग की स्मगलिंग है, गोल्ड की स्मगलिंग है, सबसे बड़ी ज़्यादा गोल्ड की स्मगलिंग है, सोने का बड़ा मरकज़ है। क्योंकि अफ्रीका के अंदर जो ममालिक हैं उनमें, अफ्रीकी ममालिक में सोने की स्मगलिंग बहुत ज़्यादा है। और ये जो सूरत हाल है, इस सूरत हाल में हम देखते ये हैं कि अरशद शरीफ जो हैं वो उनको किसने क्यों कर वहाँ पहुँचाया और मुल्क छोड़कर वो क्यों गए? पहले तो ये कि उनको मुल्क छोड़ने पर किसने मजबूर किया? अगर किसी ने धमकी दी थी तो उसकी भी तहकीकात होनी चाहिए। यानी अगर मुकदमा है, मुकदमा कायम हुआ है तो मुकदमे का वो सामना कर सकते थे। जेल जाना कोई वैसी बात नहीं थी, जेल में वो महफूज थे। उनके जो जराइम या इल्ज़ामात जो थे वो इस किस्म के नहीं थे कि वो जानलेवा साबित होते। ये ऐसी सूरत हाल है जब जिसको फौरी तौर पर जो है वो मुकदमात तो बना दिए जाते हैं, लेकिन सूरत हाल को तज्जिया किया जाए, जायज़ा लिया जाए तो ये हो जाता है। लेकिन मैं आपसे ये कहूँगा कि मुझे जो चीज़ नज़र आ रही है वो ये है कि किसी ने उनको दानिस्ता वहाँ भेजा और जो उनके करीबी साथियों में से था, जो उनके काबिल एतमाद साथियों में से था, उसने इनसे निजात पाने के लिए उनको भेजा है और वहाँ उनको कत्ल जो किया है वो भारत ने किया है। इसलिए कि कीनिया में भारत की जो सरमायाकारी है वो बहुत ज़्यादा है। यानी 60 कंपनियां वहाँ पर हैं और सबसे बड़ी कंपनी टाटा की जो है वो सोडा केमिकल कंपनी है। सोडा कंपनी कहलाती है लेकिन इसके अलावा केमिकल कंपनी है। और ये वाक़या इस लिहाज है कि मगदी या मजदी जो नैरोबी से कोई 90 किलोमीटर दूर है, उस जगह गए थे अरशद शरीफ और वहाँ से वो वापस नैरोबी आ रहे थे, जिस उस मजदी के मुकाम पर। मजदी में टाटा केमिकल का पूरा कंट्रोल है, यानी टोटल कंट्रोल जो है वो टाटा केमिकल्स का है, इंडिया का है। इंडिया जिसने अभी हाल ही में भारत की जानिब से, या नहीं कह रहा हूँ कि इंडिया जिसने हाल ही में कीनियन पुलिस को 100 गाड़ियाँ दी हैं, महिंद्रा गाड़ियाँ। हाँ, तो जनाब ये महिंद्रा कंपनी की गाड़ियाँ जो हैं वो इनको दी गई और 100 गाड़ियाँ पुलिस को दी गई हैं। तो इनकी तरबियत भी, इस पुलिस की तरबियत भी जो है वो भारत करता है, इनको पैसे भी वही देता है। तो अरशद शरीफ जो है उनको निशाना बनाना, उनको पहचानना एक टीवी एंकर कोई मुश्किल काम नहीं था। इंडिया पीछे लगा हुआ था, चाहे वो दुबई से लगा हो, चाहे वो लंदन से लगा हो, तो वो उसने ये काम कर डाला। अब इसका नतायज भुगतना किसको पड़ रहे हैं? पाकिस्तान में वो लोग जो फौरी तौर पर
हर बात का इल्ज़ाम जो है वो हमारे मुक़्तदर हलकों पे लगा देते हैं और इतने गलीज़ काम में यानी आर्मी चीफ को भी इन्वॉल्व करते हैं, दीगर जनरल्स को भी इन्वॉल्व करते हैं, ISPR को भी इन्वॉल्व करते हैं। तो ये शर्मनाक जो काम है वो होता है और इसमें शीरी मज़ारी पेश पेश है। अरशद शरीफ क्यों निशाना बने, तो आपको ये बताता हूँ, ज़रा गौर से अरशद शरीफ की ये बात सुनिए। हैं इनमें वो फॉरेन फंडिंग की तफसीलात दर्ज हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आती है। इसमें बहुत से ओवरसीज पाकिस्तानीज भी हैं जो दिल खोल के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पैसा भेजते हैं। मसला उस पर नहीं है, मसला वहां पे आता है जब पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 की जो शिके हैं उसके खिलाफ हमें कंपनीज इसमें नजर आती हैं, मसलन ये विलियम वाशिंगटन लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी और इस तरह की बेतहाशा कंपनी। आप नाम जो स्क्रीन पर अपने देख रहे हैं बैरी सी स्नैप्स, अगर हमारे प्रोड्यूसर दिखा सके, इनकी जूश डायरेक्टरी में भी लिस्टिंग है और ये बाकायदा तौर पे US नेशनल भी हैं। और इसके साथ साथ इसी के अगले सफे पे हम देखते हैं इंदर दोसांझ, ये आप देख सकते हैं जूश रेफरल सर्विस, वहां पे ये वकालत भी करते हैं और इनका नाम बाकायदा तौर पे वहां पे लिस्टेड है। US सिटीजन भी हैं, लॉ ऑफिस भी चलाते हैं वहां पे। इसी तरह इंदर दोसांझ साहब हैं जो एक इंडियन नेशनल हैं, इंडियन पंजाब से उनका ताल्लुक था, अमेरिका गए बतौर मैकेनिक, उन्होंने वहां पे काम शुरू किया और उसके बाद जो उन्होंने फंडिंग शुरू की, अमेरिकन पॉलिटिकल पार्टीज को भी इंदर दोसांझ साहब फंडिंग करते रहे और जो PTI की फंडिंग लिस्ट है इसमें इनका भी नाम वहां पे आ रहा है। इसके साथ साथ जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन हम देखते हैं LLC के, उसमें हमें 3-4 ऐसे लोग नजर आते हैं जो बाकायदा तौर पे US नेशनल्स हैं। ओवरसीज पाकिस्तानीज की फंडिंग की लिस्ट भी इसमें मौजूद है जो कि मुख्तलिफ दुनिया के ममालिक से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फंड्स भेजते हैं। आपने सुन ली अरशद शरीफ की बात। अब आप ये बताइए कि क्या इसके बाद अरशद शरीफ के पास और राज न होंगे इनके? वो यकीनन उनके राज होंगे। अब ये राज खुलने के बाद कि अरशद शरीफ को निशाना किसने बनाया, अब ज़रा इन मोहतरमा की सुनिए, शीरी मज़ारी साहिबा की। मीडिया वालों पे अरशद शरीफ के एक्चुअली हेड मनी डाला, उन्होंने सुनने में आया है कि उन्होंने टेररिस्ट ग्रुप्स को पैसे दिए हैं कि अरशद शरीफ को कत्ल कर दो, इसी वास्ते वो भागे इवेंचुअली। और हमें पता है तो मुंबई की डान शीरी मज़ारी ये इस तरह के सुपारी दी और फला हुआ, मतलब मुझे लगता ये है कि सारा खेल इन्हीं लोगों का है। ज़रा वो खुर्रम जो है, जो इनके साथ इनका कज़न होने का दावेदार, जिनका भाई होने का दावेदार है, वो क्यों गया था? वो बचा हुआ है, उसको बुलाया जाए, उसको लाया जाए खुर्रम का कि भाई वो क्या कह रहा है, वो क्या कर रहा है, कि अरशद शरीफ को जो है, और फिर ये तमाम तहकीकात की जाए कि कौन था जिसने उकसाया, कौन था जिसने ये गलत खबरें दी, कौन था जिसने उनको जाने पर मजबूर किया। मैं अभी जो है वो हाल ही में असमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस हुई और उसके अंदर बहुत सारे लोगों ने तकारीर की और जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने भी उसमें तकरीर की और ये ऐलान किया कि इदारों पर नहीं, अफराद पर तनकीद करें। तो बिल्कुल बात यह कि हम भी अफराद पर तनकीद करते हैं, उन अफराद पर जिनके हाथ में ये फ़ैसले करने की छड़ी होती है, कलम होता है और वो हथौड़ा होता है इंसाफ का। लेकिन जस्टिस साहब, आपसे मादरत के साथ, अगर हम जस्टिस गुलजार और जस्टिस साकिब निसार, जस्टिस उमर अता बंदियाल और जस्टिस अतहर मिनल्लाह का नाम लेकर उनके फ़ैसलों पर तनकीद करें, उनके गलत फ़ैसलों पर तनकीद करें, उनके मावराए कानून फ़ैसलों पर तनकीद करें, उनके मावराए आइन फ़ैसलों पर तनकीद करें, तो तौहीन अदालत के मुर्तकिब करार दिए जाते हैं। लेकिन अगर हम पूरे के पूरे इदारे को लपेट दें और कह दें कि यहाँ से इंसाफ नहीं मिलता, तो उनके कान पे कोई जूं नहीं रेंगती, उनकी कोई इज्जत, कोई तौहीन नहीं होती। और इसी तरीके से किसी जर्नैल का नाम लेकर उसकी गलती की निशानदेही करें तो हम गद्दार ठहरते हैं, मुहिब्बे वतन नहीं रहते। लेकिन अगर पूरे इदारे को
हम एक जुम्बिश कलम जो है कुछ कह दें तो किसी के कान पे जू नहीं रेंगती। तो मामला ये है कि अब इदारे नहीं अफराद अहम हो गए हैं। तो बहरहाल ये जो है सिलसिला इसी तरीके से जारी रहेगा और इसी का नतीजा ये है कि अरशद शरीफ को निशाना बनाया गया। अरशद शरीफ जिस इदारे में काम करते थे उस इदारे ने उनका बोझ उठाने से इनकार कर दिया। उस इदारे को जब तक अरशद शरीफ से फ़ायदा होता रहा वो उसे लिए रहे, बैठे रहे और उससे फ़ायदा उठाया, अपनी रेटिंग बढ़ाई। लेकिन जहां एतराज़ हुआ तो फौरन जो है वो अलग कर दिया। ये अब हम अदलिया और वकला के जो प्रोग्रामों में जो नारे लगते हैं वो बहुत नाकाबिले बर्दाश्त हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या पकड़ धकड़ करके इनको रोका जा सकता है? नहीं, अमल के जरिए से इसको रोका जाए, उस तासुर को मिटाया जाए। और फिर देखें, अब आते हैं अरशद शरीफ के पूरे इस वाक़े के बिना पर। देखिए साहब, कीनिया जो है गोल्ड का, सोने की तजारत का मरकज़ है, स्मगलिंग का मरकज़ है। जायज़ और नाजायज़ दोनों किस्म की तजारत होती है वहाँ पे। और वहाँ बहुत से गैंग हैं, ड्रग के भी गैंग्स हैं और बहुत से हिंदुस्तान के सोने के ताजिर, पाकिस्तान के सोने के ताजिर, उन सब के मराकिज़ हैं यहाँ पर। पाकिस्तान के सबसे बड़े सोने के ताजिर का भी वहाँ पर कारोबार मौजूद है और उस इदारे का भी। अरशद शरीफ का ताल्लुक़ भी एक ऐसे ही टीवी चैनल से था जिसका सोने का कारोबार है। सोने की स्मगलिंग वहाँ तंजानिया से और कांगो से होती रहती है और स्मगलरों के यहाँ मुसल्ला गिरोह हैं, काम करते हैं। अब यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि कौन था जो अरशद शरीफ से निजात पाना चाहता था। और आए दिन वहाँ पर लाखों डॉलर का सोना पकड़ा जाता है। अच्छा, हुकूमत भी इन्वॉल्व होती है, यानी कांगो के मुल्क से मुत्तहिदा अरब इमारात ने तिजारत की सोने की। वो सोना कहीं गलती से कीनिया की बंदरगाह से गुजर गया तो उनके कस्टम ने उस सोने को पकड़ लिया और फिर $25 मिलियन देकर छुड़ाया उन्होंने। तो आप ये देखिए कि ये सारी चीज़ें कोई कीनिया की जो हुकूमत है और मुत्तहिदा अरब अमारात की हुकूमत के दरमियान ताल्लुकात ख़राब हुए और नाइजीरिया की हुकूमत जो है वो इस काबिल नहीं है और हिंदुस्तान के साथ तो उसके बड़े गहरे ताल्लुकात हैं, गहरे मरासिम हैं। यानी अब अरशद शरीफ का मैंने कहा ना कि 90 किलोमीटर दूर मगदी गए और वहाँ पर एक झील है और ये झील तंजानिया के सरहद पर वाक़ई है और टाटा की सोडा फैक्ट्री है और भारतीय इस इलाके में किसी गैर मुतल्लिक़ शख्स को आने नहीं देते, दाखिल नहीं होने देते। उन्हें अरशद शरीफ को भी कोई ना कोई कुलू मिल गया होगा। वो कोई कहते ये हैं कि वो नेटफ्लिक्स के लिए कोई वीडियो बनाने गए थे और एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट थे, उन्हें भी कोई ना कोई और कुलू मिल गया होगा। भारत की किसी और सरगर्मी का उन्हें कुलू मिल गया होगा। तो ये निशाना भारत ने बनाया है। तो शीरी मदारी और पीटीआई के लोग ज़रा मुहिब्बे वतन होकर भी तो सोच लें। हर वक्त अपने मुल्क की फ़ौज और अपने मुल्क के इदारों के लिए को सिर्फ अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करना छोड़ दें कि अगर वो हमारे साथ हैं तो मुहिब्बे वतन है और हमारे साथ नहीं है तो गद्दार हैं। और हमारे इदारों को भी चाहिए कि अब वो सियासत से दस्तबरदार हो जाएं, सियासी जमातों को अपना काम खुद करने दें। और मेरा ये मशवरा है कि तमाम सियासी जमातें एक मीसाक पे दस्तखत करें
कि वो किसी भी सूरत फ़ौज की मदाखलत सियासत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। फ़ौज हो या अदलिया, उसको अपने दायरे में महदूद रहकर काम करना होगा। अदलिया कोई भी काम करे कानून और आइन के मुताबिक फ़ैसले दे। जज अपनी ख्वाहिश और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक फ़ैसले न दें। आइन और कानून और इसका कोई न कोई इदारा होना चाहिए जो उन फैसलों को जांचे, परखे कि ये आइन और कानून के मुताबिक हैं या नहीं, या जज की ज़ाती अना पर ये फ़ैसले हुए हैं। चाहे वो तौहीन अदालत का फ़ैसला हो, चाहे वो कोई आइनी फ़ैसला हो। मेरे ख़्याल में एक आइनी अदालत अलग बना देनी चाहिए और ये जो जज हैं सुप्रीम कोर्ट, ये आम फैसलों के लिए रखनी चाहिए। आइनी अदालत को अलग किया जाए, क्योंकि और वो मशवरा दे सुप्रीम कोर्ट को और मशवरा दे पार्लियामेंट को, क्योंकि पार्लियामेंट सुप्रीम है। जो कानून साज है वो सुप्रीम है। ये फैसला हो जाना चाहिए, वरना अरशद शरीफ जैसे वाक़यात होते रहेंगे और एक सहाफ़ी को आज़ादी इजहार का मौका मिलना चाहिए, और अगर किसी से गलती हुई है तो उस गलती के इज़ाले का भी मौका होना चाहिए। मेरे ख़्याल में ये बात यहीं तक काफ़ी है, क्योंकि हम ये कह सकते हैं कि देखिए, कीनिया और भारत दोनों का जो रिश्ता है वो हमारे सामने है, और अरशद शरीफ जिस चीज़ का निशाना बने हैं, और वो भारत ने मौके का फ़ायदा उठाया है। अरशद शरीफ पाकिस्तान के सियासी हालात से घबरा कर गए थे और भारत ने इसका मौका उठाते हुए उन्हें कत्ल कर दिया, और जो वो कत्ल का इल्ज़ाम जो है उसने देखा कि पाकिस्तान के सलामती के इदारों पे आएगा और वो इसका फ़ायदा उठा रहा है। तो हमें हमारी सियासी जमातों को, हमारे लोगों को होश और अक्ल के नाखून लेने चाहिए, और हमारे इदारों को भी उस हद तक नहीं जाना चाहिए कि लोग घबरा जाएं। इदारे भी इस मुल्क के लिए हैं, सहाफ़त भी इस मुल्क के लिए है, सियासत भी इस मुल्क के लिए है। ये मुल्क अगर नहीं होगा तो न सियासत होगी, न सहाफ़त होगी, न फ़ौज को कोई फ़ायदा होगा, न अदलिया को कोई फ़ायदा होगा। ये सारी चीज़ें सिर्फ़ एक मुल्क, इस मुल्क की बुनियाद पर हैं, और ये मुल्क जिस बुनियाद पर बना था उस बुनियाद पर हमें वापस जाना होगा। ये मुल्क बना था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बुनियाद पर, क्योंकि मुल्क की बुनियाद है ला इलाहा इल्लल्लाह, और इस मुल्क के कानून की बुनियाद है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।